कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ एटम, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ठीक, तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसमें एटम में क्या है, एक चार्ज न्यूक्लियस है, जेडी जिसको हमने मान लिया। तो अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन इस चार्ज के बीच में क्या हुआ, एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, क्या होगा, ये एक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है, ये चार्ज है, तो क्या होगा, न्यूक्लियस का है, न्यूक्लियर चार्ज है, तो इसके बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अच्छा बोलो तो आप लिखे रहेंगे कि क्या लिखेंगे, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन जिसका मास क्या है, कंसीडर इलेक्ट्रॉन व्हिच मास हैज m एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज e रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, और इस पर क्या है, एक टेंजेंशियल फोर्स लगेगा v। ठीक है, एक क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो इस पर क्या करेगा, एक टेंजेंशियल फोर्स लगेगा जिसको हम लोग क्या है, v नाम दिया है। बात समझ में आई। अच्छा, क्या होगा कि जब इस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा होगा, तो आपको पता होगा, एक चीज मालूम होगी कि इसमें क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी मालूम होगा, नहीं मालूम तो बता देते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो क्या होता है, सेंटर से बाहर की ओर लगता है। ठीक है, तो इसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंपनसेट करेगा, जिसको क्या होता है, mv²/r। ठीक है, क्या होता है कि mv²/r क्या होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। बात समझ में आई। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि देखते हैं। तो अच्छा, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो लिखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बराबर होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, अच्छा, अब हम लोग जानते हैं कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो कैसा फोर्स होता है, कूलाम्बिक फोर्स होता है, या कूलाम्स लॉ उन्होंने पढ़ा होगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कूलाम्स लॉ ने बताया था कि F बराबर ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, 1/4πε0 है ना, चार्जेस का मल्टीप्लाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर क्या होता है, ये हमारा कूलाम्बिक फोर्स होता है। यही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे, क्या होता है 1/4πε0, जिसकी पूरे की वैल्यू ने बताया थी 9 × 10⁹ होती है। चाहो तो आप ये रखें यहाँ, या फिर यहाँ पर k मान के, k कोई कांस्टेंट मान के भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। बात समझ में आई। तो 1/4πε0। अच्छा, यहाँ Q1 Q2 दो चार्जेस की बात, यहाँ कौन कौन सा चार्ज है, एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है, तो लोग यहाँ क्या लेंगे, Ze × E है ना, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, R मान लेते हैं, R का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई। फिर इसके बाद अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, mv²/r। ठीक, 1/4πε0 Ze × E अपॉन R², mv²/r। ठीक, अब क्या करेंगे, 1/4πε0। ठीक, ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, ये क्या हो जाएगा, Ze² R² mv²/r। ठीक, ये इस r से ये r कैंसिल हो जाएगा, और यहां से हम लोग क्या करेंगे, v² की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगी v² की वैल्यू, देखते हैं। v² बराबर क्या हो जाएगा, Ze² अपॉन 4πε0। क्या होगा, Ze² अपॉन 4πε0 r इंटू m। ये m क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बात समझ में, क्या हो जाएगा, v² Ze² अपॉन 4πε0 rm। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, अच्छा, एक चीज हम लोगों ने और पढ़ी थी, हम लोगों ने जो है, जो एसेंशियल्स पढ़ लेते हैं, बताया था जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो ns/2π के क्या होता है, इक्वल होता है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या था, हमने पढ़ा था, मास इंटू वेलोसिटी इंटू r बराबर क्या था, nh/2π। h क्या है, प्लांक कांस्टेंट, और n क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, nh/2π इक्वल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका v बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से v बराबर आ जाएगा nh/2π। ठीक, v बराबर क्या आ जाएगा, mr नीचे आ जाएगा, इंटू m इंटू r। बात समझ में आई। ये आ जाएगा v बराबर nh/2π इंटू m इंटू r। इसका क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। v² बराबर क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा n स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन, इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ये क्या था, वी स्क्वायर बराबर जेड ए स्क्वायर इंटू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एम। जेड तो जानते हैं ना एटॉमिक नंबर है, और ये क्या गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशनों को क्या कर देंगे, इक्वेट करा देंगे। अच्छा, इक्वेट कराने पर क्या आएगा, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करेंगे, इक्वेट करा देते हैं, फर्स्ट और सेकंड को। ठीक है, क्या करेंगे, इसको लिखेंगे क्या है, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एम बराबर, ये क्या है एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, एच क्या है प्लांक कांस्टेंट, और 4 पाई स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको इक्वेट कराएंगे, इसमें काफी कुछ कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, एम से ये एम कैंसिल हो जाएगा, एक आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे लोग क्या निकालेंगे, एक आर से एक आर बचा है यहाँ पर, तो आर बराबर क्या आ जाएगा देखते हैं, आर बराबर आ जाएगा, आर इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और इधर क्या बचा है एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ठीक, आर बराबर क्या आ गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ये आर इधर गया था, ये सब नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा जेड ई स्क्वायर। ठीक, तो आर बराबर क्या आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या जाएगा जेड ई स्क्वायर। अच्छा, एक एम भी बचा है, यहाँ क्या आ जाएगा एम आ जाएगा। ठीक, बाकी सब आ गया, देख लेते हैं एक बार। तो आर इधर लाए हम लोग, और ऊपर क्या था एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और नीचे इधर जेड ई स्क्वायर अपॉन, अच्छा पाई भी बचा है ना, पाई भी लिख सकते हैं, 4 पाई एम। ठीक है, ओके सही है, पाई एम जेड ई स्क्वायर, बात समझ में आई। अच्छा, यही क्या है रेडियस ऑफ दी एटम है, जो रेडियस ऑफ लोग एटम निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक, थोड़ा इसको और भी एलेबोरेट करते हैं, देखते हैं आर बराबर, अच्छा एक काम करते हैं एन स्क्वायर अपॉन जेड जो है इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा देखते हैं। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर मल्टीप्लाई एम इंटू पाई, इसको अलग कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक, ये हमारा आ गया, क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर मल्टीप्लाई एम इंटू पाई एन स्क्वायर अपॉन जेड। आपको ये पता है कि इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, इसकी वैल्यू भी होती है, प्लांक कांस्टेंट बचा चुके हैं 6.6 माइनस 34 जूल पर सेकंड होती है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मालूम ही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है, पाई की वैल्यू भी है हमें मालूम। जब इन सबको यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आता है आर बराबर आ जाएगा, ठीक है इधर लिख देते हैं, आर बराबर आ जाएगा 0.53 आता है। ठीक है, इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो आएगा 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। बात समझ में क्या आता है, जब इसको सॉल्व करेंगे एप्सिलॉन नॉट एच प्लांक कांस्टेंट सब वैल्यू रखेंगे तो क्या आता है, सॉल्व करेंगे 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम आता है, और एन यहाँ पर क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 रख देंगे जो भी होगा, जेड क्या है एटॉमिक नंबर है, और ये क्या है रेट। तो यहाँ पर लोग आर एन बराबर लिख सकते हैं, आर एन नंबर ऑफ शेल्स है ना, एन शेल के लिए क्या हो जाएगा एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, यही अगर हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा रेडियस, तो इधर देख लेते हैं, थोड़ा एक ही बोल्ड में आ जाए, रखना करना पड़े, लिखेंगे फॉर एच एटम है ना, हाइड्रोजन एटम के लिए होगा क्या होगा, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए हाइड्रोजन में जेड बराबर क्या होगा भाई 1 होगा एटॉमिक नंबर, तो क्या हो जाएगा आर बराबर 0.53 एन स्क्वायर। बात समझ में आई, जेड बराबर हो जाएगा ना,
यहाँ जब Z1 रख देंगे तो 0.53 n हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या होगा, एंगस्ट्रॉम। ठीक, ये H एटम के लिए हो जाएगा। तो क्या करेंगे, रेडियस क्या हो जाएगी भाई H एटम के लिए, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसके लिए फॉर फर्स्ट सेल के लिए हम बात करें, फॉर फर्स्ट सेल है ना भाई, हाइड्रोजन की फर्स्ट सेल की रेडियस क्या हो जाएगी, तो इसमें n की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा r बराबर 0.53 है ना, 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट सेल के लिए क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी एंगस्ट्रॉम। फर्स्ट सेल के लिए वैसे Rn के लिए हम बता ही चुके हैं, Rn के लिए क्या था, Rn बराबर में 0.53 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, Rn के लिए क्या हो जाएगा, Rn बराबर क्या हो जाएगा 0.53 अपॉन है ना 0.53 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। ठीक, ये nth अगर है ना शेल होगी तो उसके लिए फॉर्म है। इतनी बात समझ में आ गई। तो रेडियस ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करते हैं एक बार और देख लेते हैं। क्या था कि ऐसे हमने कंसीडर कर लिया कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, जिसमें क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इसके न्यूक्लियर चार्ज ZeP में। ठीक है, और इसमें क्या एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग है ना, इसमें क्या इसको कॉम्पनसेट कर रहा है mv²/r, और एक टेंजेंशियल वेलोसिटी है। ठीक, इलेक्ट्रॉन की टेंजेंशियल वेलोसिटी v इसमें लग रही है। बात समझ में आई? ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, ये फोर्स और ये फोर्स क्या होगा, इक्वल होंगे। तो हम जानते हैं कि दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स कौन सा होता है, कोलम्बिक फोर्स होता है। क्या होता है, 1/4πε0 Ze/g/r² बराबर हो जाएगा mv²/r के। तो 1/4πε0 Ze²/r² हो गया, mv²/r हो गया। इसको कैलकुलेट किया तो v² की वैल्यू ये आ जाएगी। फिर उसके बाद जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो nh/2π के बराबर होता है। तो यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेंगे, nh/2π × m/r, और इसका स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने, तो ये आ गया। फिर इसके बाद क्या किया, दोनों इस v² की वैल्यू, इसको फर्स्ट सेकंड को क्या किया, हमने इक्वेट किया, और इक्वेट करने के बाद r की वैल्यू ये आ गई। ठीक, फिर इसके बाद हमने बताया कि एप्सिलॉन h² e²m/π, इस वैल्यू को जब इसकी सारी वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0.53 n²/z एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक, अब इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 0.53 होती है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर भाई Rn के लिए बताया कि Rn शेल के लिए क्या हो जाएगा, जब nth शेल हो जाएंगे तो 0.53 n²/z एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। फिर भाई H एटम के लिए निकाला तो ये आ गया, और फिर रेडियस ऑफ H एटम ऑफ पहली सेल के लिए निकालेंगे तो 0.53 एंगस्ट्रॉम होगा। Z बराबर 1 के लिए निकाला तो R रेडियस कितनी आ गई, 0.53 n² एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोगों ने जो है रेडियस ऑफ एटम तो पढ़ लिया, अब हम लोग देखेंगे कि एनर्जी आखिर क्या होती है एटम की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इतना नोट कर लीजिएगा। ठीक, एनर्जी क्या होती है एटम की। ठीक है, तो अब क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एटम। ठीक है, कि एक एटम की जो है, एटम में जो है एनर्जी कितनी होती है हम लोग वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, टोटल एनर्जी क्या होगी भाई किसी भी एटम की, क्या होती है जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही क्या होती है किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है। तो देखते हैं अच्छा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जानते हैं 12mv² होती है, और पोटेंशियल एनर्जी इसमें पोटेंशियल लगेगा वो v बराबर हम जानते हैं -1/4πε0। ठीक, 4πε0 q²/r होती है। ठीक, ये लोगों ने पढ़ा है कि v = 1/4πε0 q²/r होती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लगाते हैं, क्या हो जाएगा, E बराबर हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, अच्छा माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और हो जाएगा 1/4πε0। ठीक है, और जैसे यहाँ q² इसलिए है क्योंकि भाई दो चार्जेस होंगे तो Q1 Q2 होगा या Q होगा, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ ने कहा था न्यूक्लियर चार्ज था जिसको लोगों ने Ze रिप्रेजेंट किया था, और एक इलेक्ट्रॉन था E, तो यहाँ क्या हो जाएगा Ze × E/r। ठीक है, इसके बाद 1/2 मास इंटू, अच्छा यहाँ पर ये वेलोसिटी है। अभी उन्होंने जो है रेडियस ऑफ एटम जब फाइंड कर रहे थे तो उन्होंने जो है वेलोसिटी जो थी उसको उन्होंने निकाला था v² समथिंग। क्या थी वो वैल्यू बताते हैं, तो v बराबर क्या था, v बराबर उन्होंने फाइंड किया था Ze²। ठीक, जो उन्होंने पहली क्वेश्चन बनाई थी रेडियस ऑफ एटम में भी जो, तो ये वही वैल्यू है। क्या थी कि Ze²/4πε0 मास इंटू r m इंटू r। ये क्या है, v² की वैल्यू उन्होंने जो है रेडियस ऑफ एटम में फाइंड की थी।
ठीक, ये क्या है माइनस ZE² अपॉन 4πε0 हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा ZE इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4πε0 ये क्या करेंगे, ये हो जाएगा ZE² अपॉन ये क्या हो जाएगा 4πε0r। ठीक है, अब तो सब सॉल्व कर लेते हैं। जैसे m से m कैंसिल हो जाएगा और क्या कैंसिल हो जाएगा, बस और तो कुछ नहीं लग रहा है। तो e बराबर हो जाएगा 1/2 ZE² अपॉन 4πε0 इंटू r माइनस इधर क्या हो जाएगा ZE² अपॉन 4πε0 इंटू r। ठीक है, यहाँ पर Q1 Q2 कर लेते हैं। ठीक, ये Q1 और Q2 ठीक भी होता है। तो क्या हो जाएगा 1/2 ZE² अपॉन 4πε0 इंटू r माइनस ZE² अपॉन 4πε0 इंटू r। ठीक है, इसमें देखते हैं कुछ कॉमन हो रहा है। इसमें ZE² 4πε0 कॉमन आ जाएगा, ZE² अपॉन 4πε0 इंटू r कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 1/2 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो E बराबर आ जाएगा, एनर्जी बराबर ये माइनस 1/2 आ जाएगा, है ना। 1/2 में माइनस 1/2 और 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 टू 8 हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव का ZE² अपॉन 8πε0 इंटू r। ओके, तो ये हमारी वैल्यू आ गई एनर्जी। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने जो है रेडियस ऑफ एटम जो है अभी हम लोगों ने जो है निकाला था, वो क्या वैल्यू थी, तो इधर सॉल्व कर लेते हैं। E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर माइनस ZE² अपॉन 8πε0 इंटू r। वैल्यू क्या निकाली थी हम लोगों ने, तो r हम लोगों का आया था ε0 h², है ना, जो लोगों ने एक क्वेश्चन बनाई थी जिसको हम लोगों ने 0.53 वैल्यू रख दी थी। क्या था कि ε0 h² अपॉन पाई m इंटू E² और बाहर क्या था n² अपॉन z था। तो ये हमारी क्या थी, r की वैल्यू थी। अब इसी को फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और क्या कैंसिल हो रहा है, और तो भी कुछ नहीं है। देखते हैं आगे फिर। E बराबर क्या आ जाएगा, माइनस ZE² अपॉन 8 ε0 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा ε0 का स्क्वायर h² n²। ठीक, और ये नीचे क्या है m इंटू E² इंटू z, ये क्या ऊपर चला जाएगा तो ये लगभग यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो E² यहाँ E² होगा, क्या हो जाएगा e की पावर 4 आ जाएगा, भाई मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, e ऊपर जाएगा तो E² इसका 4 आ जाएगा, और क्या जाएगा m जाएगा मास, और ये z ऊपर जाएगा तो यहाँ इस वाले z से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा Z² हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को जो है हम लोग थोड़ा और ढंग से समझ लेते हैं। इसमें क्या करेंगे Z² अपॉन n² को बाहर रख लेते हैं, तो बचेगा क्या माइनस me की पावर 4 अपॉन me की पावर 4 अपॉन 8 ε0 h²। ठीक, बाहर क्या आ जाएगा Z² अपॉन n², Z² अपॉन n² आ गया। तो ये हमारी क्या आ गई, एनर्जी आ जाएगी किसी भी एटम की, me की पावर 4 अपॉन 8 ε0 h² Z² अपॉन n²। ठीक है, कुछ बचा तो नहीं है, me की पावर 4 Z² बाहर आ गया 8 ε0 h²। ठीक है, अच्छा इस पूरे की वैल्यू जो होती है, इसमें जब हम लोग इसका वैल्यू रखेंगे ε0 h और me की पावर 4, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो ये होती है E बराबर माइनस 13.6 इस पूरे की वैल्यू आएगी जब कैलकुलेट करेंगे। बाहर क्या होगा Z² अपॉन n²। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसमें EV में आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यही En बराबर क्या हो जाएगा माइनस 13.6 Z² अपॉन n²। ठीक, En बराबर नंबर ऑफ शेल्स होंगे तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बात समझ में आई। तो
तो ये क्या होती है कि किसी भी है ना एटम की एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं ना, ये इसका डेरिवेशन है। तो ये क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूले यूज होते हैं 13.6। यही अगर हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें तो Z बराबर 1 के लिए अगर हम कहें फॉर H एटम, है ना, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें इसकी Z बराबर 1 अगर रख दें तो क्या हो जाएगा, जो एनर्जी आ जाएगी कितनी आ जाएगी -13.6। भाई Z बराबर 1 होगा तो कितना आ जाएगा, अपॉन n स्क्वायर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अगर Z बराबर 1 रख देते हैं। जैसे हम लोग जो है एनर्जी ऑफ एटम के बारे में जो है पढ़ लिया। क्या है एनर्जी है, -e⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर बाहर हो गया, और इसकी वैल्यू क्या थी 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और h एटम के लिए उन्होंने 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम उन्होंने फॉर्मूला जो पढ़ा था न्यू बार बराबर 1 अपॉन है ना r 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, उसका हम लोग प्रूफ देखेंगे कि आखिर वो कैसा है। ठीक है, इतना नोट कर लिया होगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो है हम लोग फॉर्मूला प्रूफ करना है, क्या होता है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसमें बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या होता है, अपने लोअर एनर्जी लेवल से क्या होता है अपने हाई एनर्जी लेवल में क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक उसका ट्रांजिशन होता है, और फिर जो है एक लिमिटेड टाइम के बाद 10⁻⁸ सेकंड के बाद क्या होता है, वो दोबारा क्या होता है वापस आता है और कुछ अपने से रेडिएशंस को इमिट करता है। ठीक, तो वही जब रेडिएशंस इमिट करता है तो क्या होता है उसी में जो है अलग अलग सीरीज में क्या होता है वो है विजिबल, है ना, हम लोग पढ़ी थी लाइमन बामन पास्चन। ठीक है, और उसी में जो है ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था v बार बराबर r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो यही काम देखेंगे कैसे आया था। ठीक है, तो क्या था कि मैंने बताया कि जो है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जो है जब आता है तो एनर्जी का रेडिएशन करता है, रेडिएशन क्या होता है अपने से इमिट करता है, तो डेल्टा E बराबर क्या हो जाएगा En2 माइनस n1, मतलब हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल। तो हम लोगों ने जो है अभी एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था, इससे पहले क्या था कि me⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर 1 अपॉन n स्क्वायर, जहां हमने z जो है हाइड्रोजन निकाला है तो z बराबर 1 कर दिया है। तो यहाँ n1 बराबर क्या हो जाएगा, बस यहाँ n की जगह क्या हो जाएगा n1 स्क्वायर हो जाएगा, इतनी बात समझ में आ गई। फिर वही n2 बराबर क्या हो जाएगा, यही me⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n2 स्क्वायर। फिर डेल्टा ई बराबर इसमें ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, इसमें हम लोग पुट कर देते हैं en2 और en1 की जगह क्या हो जाएगा, इसके लोग पुट कर देंगे me⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर प्लस me⁴ 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसका क्या करेंगे, इसको थोड़ा इधर लिख देना, ये प्लस का है माइनस का है, तो प्लस वाला पहले हम लोग लिख लिया और माइनस वाला बाद में, क्योंकि जानते हैं 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर होता है। तो डेल्टा ई जगह क्या हम जानते हैं क्या है, रेडिएशन एनर्जी। हमने बताया ये क्या होता है hc अपॉन लैम्डा होता है। ठीक, hc अपॉन लैम्डा या h न्यू कह लें, है ना, h न्यू और फिर न्यू की जगह क्या होता है जानते हैं क्या था, E बराबर h न्यू होता है, और h न्यू की जगह क्या है c अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है रेडिएशन का फॉर्मूला होता है। तो हम लोगों ने क्या hc अपॉन लैम्डा यहाँ पर लिख लिया, फिर उसके बाद 1 अपॉन लैम्डा को इधर रखा, बाकी hc को नीचे भेज दिया, तो ये क्या आ जाएगा me⁴ 8 एप्सिलॉन का स्क्वायर, ये h यहाँ क्यूब बन जाएगा और c आ जाएगा। c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसके बाद ये जो पूरी वैल्यू आप देख रहे हैं, ये पूरी वैल्यू क्या है, इसी को हम लोग रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू बोलते हैं ना, r, इसको हम लोग क्या r बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। लगभग क्या होता है 109677 पॉइंट समथिंग होती है, जो लोग जो है अप्रॉक्स 78 लिख देते हैं। ठीक है, मतलब क्या करेंगे जब इसमें सारी वैल्यू रखेंगे आप, जितने भी कांस्टेंट हैं h c और एप्सिलॉन और n की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो लगभग क्या है 109678 सेंटीमीटर इनवर्स ही क्या है इसकी वैल्यू आएगी। फिर इसके बाद 1 अपॉन लैम्डा r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर हो जाएगा, और हम जानते हैं कि 1 अपॉन लैम्डा क्या होता है, यही हमारा वेव नंबर होता है, न्यू बार होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, जिसमें मैंने बताया था कि जो n2 होता है हमेशा क्या होता है n1 से ग्रेटर होता है, n2 ग्रेटर देन n1, और ये हमारा क्या है रिडबर्ग कांस्टेंट है, और ये क्या होती है उसकी वैल्यू होती है 109678। ठीक, तो आई होप आपको जो है डेरिवेशन समझ में आ गया हो। काफी सिंपल है, केवल एनर्जी जो हम लोगों ने फाइंड की थी वही क्या करना है इसमें पुट कर देना है, और आगे फर्दर ऐसे ही क्या करना है सॉल्व कर लेना है। ये r होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, उसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आती है, और ये हमारा क्या हो जाएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको जो है तीनों जो है आपको डेरिवेशन समझ में आ गए होंगे कि आखिर रेडियस ऑफ एटम, एनर्जी या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला कैसे प्रूफ करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इन्हीं पर जो है कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि आखिर किस टाइप के न्यूमेरिकल जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कि क्या क्या किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो इतना नोट कर लीजिएगा, हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स करते हैं कौन कौन से आते हैं।
तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर, कैलकुलेट the radius of Bohr's third orbit, in Li plus 2 ion, तो हमें रेडियस फाइंड करनी है बोहर्स थर्ड ऑर्बिट के लिए Li plus 2 ion। अच्छा लिथियम है, हम जानते हैं लिथियम क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 होता है उसका एटॉमिक नंबर। ठीक, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या हमने पढ़ा है कि जो नंबर ऑफ शेल जो होता है ना Rn का फॉर्मूला क्या होता है, इनटू 0.53 मल्टीप्लाई n स्क्वायर अपॉन z, यही तो पढ़ा है एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो क्या हो जाएगा R बराबर 0.53। ठीक, अच्छा n क्या है, थर्ड ऑर्बिट है। ठीक, तो यहाँ क्या 3 का स्क्वायर अपॉन z कितना हो जाएगा, z भी 3 हो जाएगा, तो यहाँ से r कितना आ जाएगा, r बराबर 0.53 इंटू 3 मल्टीप्लाई 3 9 होगा, 9 अपॉन 3 कितना देगा 3 आ जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो r बराबर सीधा 9 3 5 15। ठीक, तो 1.59 एंगस्ट्रॉम क्या आ जाएगा, इसकी रेडियस आ जाएगी। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। तो ये कहते हैं लगभग R3 है ना, थर्ड शेल का। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या आ जाएगा, R3 बराबर 1.59 एंगस्ट्रॉम। क्या करना है कि कह रहा है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी इन सेंटीमीटर पर सेकंड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड दैट दिस इलेक्ट्रॉन मेक अराउंड द न्यूक्लियस। इसमें कह रहा है कि हमें वेलोसिटी कह रहा है फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन की, जो भी कह रहा है थर्ड ऑर्बिट में है, और कह रहा है कि कितने रेवोल्यूशन पर सेकंड होंगे है ना इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे भाई, थर्ड ऑर्बिट में है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस ऑर्बिट की रेडियस निकालें। क्या करें भाई, कितनी होगी रेडियस, तो हम लिखेंगे कि रेडियाई ऑफ थर्ड ऑर्बिट। क्या फॉर्मूला होता है रेडियाई ऑफ थर्ड ऑर्बिट का, बताया था ऐसे उसी का, Rn बराबर क्या था थर्ड ऑर्बिट के लिए है, तो क्या होता है 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है। भाई हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ठीक है 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.53 इंटू भाई जेड बराबर 1, तो एन कितना थर्ड ऑर्बिट में है, तो एन कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, तो 0.53 इंटू 9 कितना आ जाएगा, 9 से 24 का 27 कैरी 8 2 एंड 9 5 का 45 और 2 47, तो लगभग 4.77 एंगस्ट्रॉम क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या है कि भाई थर्ड ऑर्बिट की रेडियस आ गई, हमें निकालना क्या है कि पहले तो वेलोसिटी निकालनी है और दूसरा निकालना है कि रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो वेलोसिटी के लिए मैं बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है किसी सर्कुलर ऑर्बिट में, तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कितना होता है, वो nh/2π के इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, वो होता है m × v × r बराबर होता है nh/2π। h क्या है, जहां प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू लिखी है साइड में, तो इसको हम फाइंड कर लेंगे। क्या हो जाएगा, v निकालना है तो v बराबर हो जाएगा nh/2π, m और r क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई r। इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे, पुट कर देंगे क्या, n कितना है थर्ड ऑर्बिट में है तो 3 हो जाएगा, प्लांक कांस्टेंट वैल्यू दी गई कितनी है 6.62 × 10⁻⁻27 अपॉन 2 × π, तो 2 × 3.14 मल्टीप्लाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 9.1 × 10⁻⁻28, ये ग्राम में है, और r रेडियस कितनी निकाली 4.77। इतनी बात समझ में आई। तो इसको लोग सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से फाइंड कर लेंगे आप। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सब कुछ कैंसिल जो भी हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी फिर इसके बाद क्या निकालना है भाई, जब v निकाला आएगा उसके बाद हमें क्या निकालना है कि कह रहा है कि कितने रेवोल्यूशन होंगे 1 सेकंड में ना इलेक्ट्रॉन के। ठीक, तो इसकी वैल्यू अगर देखते हैं तो इसकी वैल्यू आप बता देते हैं कितनी आएगी। लगभग v की वैल्यू जो आएगी वो 0.729 × 10⁸ आएगी,
10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो लगभग कितने आ जाएगा 0.729 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड। अब क्या निकालना है भाई, रेवोल्यूशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशन लेगा, तो उसके लिए पहले टाइम पीरियड निकालते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है वन रेवोल्यूशन का। टाइम पीरियड फॉर वन रेवोल्यूशन, भाई इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उसका टाइम पीरियड होगा एक रेवोल्यूशन का, क्या होता है 2πr/v, 2πr/v होता है। और यही हमको अब क्या निकालना है, रेवोल्यूशन निकालना है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन के, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, एक सेकंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो रेवोल्यूशन होता है वो क्या होता है 1 टाइम पीरियड होता है, तो ये हो जाएगा 1/2πr/v हो जाएगा, है ना। रेवोल्यूशन निकालने क्या करते हैं, ये क्या होता है रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, तो ये कितना आ जाएगा v होता है v/2πr आ जाएगा। देन क्या करेंगे, v की वैल्यू जो हमने निकाली है यहां से यहां पुट अप कर देंगे, कितनी आ जाएगी 0.729 इंटू 10⁸ 8/2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई r कितना लेंगे, r वही जो हमने निकाला है 4.77। ठीक, तो इसको फाइंड कर लेंगे तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने आ जाएंगे, लगभग नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ये है 2.4। ठीक, यहां लिख देते हैं, तो जो इसका आंसर है कितना आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻14 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, कितना आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻14 रेवोल्यूशन पर सेकंड क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इतनी आसान में आ गई। तो उन्होंने क्या किया भाई, वेलोसिटी निकालनी थी तो थर्ड ऑर्बिट पे रेडियस निकाल ली फॉर्मूले से। रेडियस निकालने के बाद भाई एंगुलर मोमेंटम mv = nh/2π होता है, यहां से v की वैल्यू निकाल ली। v की वैल्यू पुट अप करेंगे, सॉल्व करेंगे तो v कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक, हमें रेवोल्यूशन निकालना था कि आखिर इलेक्ट्रॉन जो है कितने रेवोल्यूशन करेगा एक सेकंड में, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन न्यूक्लियस चारों। तो टाइम पीरियड क्या होता है, एक रेवोल्यूशन ये होता है 2πr/v, 2 × π × रेडियस अपॉन वेलोसिटी। और टाइम पीरियड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के क्या करेंगे, वो होता है 1 टाइम पीरियड होता है, तो 1/2πr/v हो जाएगा, देन v/2πr आ जाएगा। v की वैल्यू 0.729 10⁸ रखी और 2 × पाई की वैल्यू 3.14 एंड r 4.77। ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कितना 2.4 × 10⁻14 रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो इतनी आसान में आ गई। और न्यूमेरिकल देखते हैं, इस टाइप कह रहा है कि कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइमन सीरीज, है ना। कह रहा है कि लाइमन सीरीज में हमें फाइंड करना है कि शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होती है। तो हम लोगों ने जो है लाइमन, बामन, पास्चर, है ना, पास्चर कई सारी सीरीज पढ़ी थी। तो लाइमन सीरीज के लिए क्या था, फॉर लाइमन सीरीज LYMAN लाइमन सीरीज क्या था, N1 बराबर क्या था 1 होता है भाई इसमें, लाइमन बामर के लिए 2 होता है। ठीक, तो याद रखिएगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालना है, तो फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या हो जाएगा, फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ याद रखिएगा, अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर आपको निकालनी है तो उसका जो ट्रांजिशन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बात समझ में आई, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए ट्रांजिशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जो यहाँ जो N2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या रखी जाएगी, इन्फिनिटी रखी जाएगी। तो फॉर्मूला क्या होता है 1/λ रेडबर्ग कांस्टेंट ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1/λ। r की वैल्यू क्या होती है हमने बताई थी 109678 ब्रैकेट में। ये भी बताया कि n2 क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो n1 क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी। तो 1/इंफिनिटी तो 0 हो जाएगा। देन इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 1/λ आ जाएगा 109,678। तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा 1/109678। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम में क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग। ठीक है, तो लैम्डा अगर देखें तो लैम्डा जो फॉर्मूला है लगभग इसका लैम्डा आ जाएगा 911.7 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, कैलकुलेशन तो ऐसा आप कर ही लेंगे। ठीक है, यहाँ अगर कैलकुलेशन करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा।
और कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा वैसे भी, ठीक है। अच्छा, इस शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए होगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए हम क्या करेंगे, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या हो जाएगा, है ना, n1 तो क्या होगा, 1 ही रहेगा, n1 क्या रहेगा, 1 रहेगा, n2 क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए चाहिए था तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या था, मैक्सिमम था, लेकिन इसमें क्या होगा, जब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए होगी तो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है वो क्या होता है, सबसे शॉर्टेस्ट होता है, तो n2 जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो क्या इसमें हो जाएगा, इसमें भी लगा देंगे 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, तो 1 अपॉन लैम्डा 109678, ठीक। अगर आपने जो है सारे जो है पूरा करना ध्यान समझा होगा तो आपको पता होगा कि जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो पढ़ाया था तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शॉर्टेस्ट क्यों होता है और शॉर्टेस्ट में मैक्सिमम क्यों होता है। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n1 क्या हो जाएगा, n1 की वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 109678, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 4, तो 1 अपॉन लैम्डा कितना आ जाएगा, ये 1 माइनस 1 अपॉन 4, 4 माइनस 1 3/4 आ जाएगा, 109678 इंटू 3 अपॉन 4 आ जाएगा, तो यहां से लैम्डा कितना आ जाएगा, ठीक, इसको यहां लिख देते हैं, तो लैम्डा बराबर ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये ना रिवर्स हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 अपॉन 3 इंटू 109678, बात समझ में, इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लगभग ये जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 1215 एंगस्ट्रॉम, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1215.7 एंगस्ट्रॉम। तो बात समझ में आ गई, क्या था कि हमें शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी थी किसकी, लाइमन सीरीज की, यही अगर बामर होता, बामर सीरीज के निकालते तो n2 जो होता, n1 जो होता वो 2 हो जाता, बात समझ में आई, लाइमन था तो n1 था, वो भी हाइड्रोजन के लिए पूछ रहा है, तो इसमें क्या था, बताया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मैक्सिमम होता है एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है वो मिनिमम होता है, यहां लिख लीजिए, फॉर, है ना, क्या होता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए जो ट्रांजिशन होता है कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए जो ट्रांजिशन होता है वो मिनिमम होता है, बात समझ में आई। तो और देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, और ये सब क्वेश्चन आपके पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इधर नोट कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, क्या है द वेवलेंथ ऑफ अ, है ना, क्या है द वेवलेंथ ऑफ अ सर्टेन लाइन इन बामर सीरीज, द वेवलेंथ of a certain line in Balmer series is observed to be 4341 एंगस्ट्रॉम, ना, इसकी वेवलेंथ दी गई है, कह रहा है कि n की वैल्यू निकालनी है, डेप्थ करंटॉन, है ना, कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे भाई, कह रहा है कि वेवलेंथ ऑफ सर्टेन बामर सीरीज है, तो हमने बताया था कि बामर सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, n1 बराबर 2 हो जाएगा, बामर सीरीज है, और इसमें क्या दिया गया, हमें n निकालना है, मतलब एक तरीके से n2 की वैल्यू फाइंड करनी है, और दूसरा वाला n, और ये क्या दिया गया है, हमारा वेवलेंथ दी गई, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लगाते हैं 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, हमने बताया था n2 क्या होता है, n1 से बड़ा होता है, ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा, इसकी वैल्यू होती है 109678, और लैम्डा भी दिया गया है, कितना दिया गया है 4341, है ना, 4341, और n1 हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, है ना, n2 की जगह n रख सकते हैं क्योंकि हमें n फाइंड करना है, इतनी बात समझ में आ गई, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4341 बराबर 109678, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन n, ठीक, इसको कैलकुलेट करते हैं,
तो क्या करेंगे, इसको नीचे ले आते हैं, ये हो जाएगा 1/4341 इंटू 109678 बराबर 1/4 माइनस 1/n। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/n, इधर इसको सही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/n बराबर, ये आ जाएगा 1/4 माइनस 1/4 माइनस ये सब पूरा टर्म उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 1/4341 मल्टीप्लाई 109678। तो यहां से क्या हमें n निकालना है, तो 1/n लगभग इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर लगभग कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, जो n स्क्वायर आ जाएगा वो 25 आएगा, देन n बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, तो मतलब यहाँ जो n2 या n की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 5 होगी, है ना। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो n स्क्वायर बराबर 25, देन n बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा कैलकुलेशन इसका जो है मल्टीप्लिकेशन है और डिवाइड थोड़ा ज्यादा है, वो आप कर लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के आते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। क्या किया, कुछ खास नहीं, 1/n था, n की वैल्यू निकालनी थी बामर सीरीज से, तो n बराबर 2 किया हमने, एंड देन फिर इसको सॉल्व किया, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, तो और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस बार क्या करना है, हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का हमें रेशियो फाइंड करना है, किसमें, हाइड्रोजन एटम में। ठीक है, इसमें h दिया गया है, प्लांक कांस्टेंट ये, nm ये दिया गया है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम में घूम रहा हो, जाहिर सी बात है उसमें हमें क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दो। वेलोसिटी निकालने का एकमात्र कारण क्या है, हमारा एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr होता है, जिसके किसके बराबर होता है, ns/2π के। तो क्या हो जाएगा, m इंटू वी इंटू आर बराबर हो जाएगा nh/2π। यहां से क्या आएगा, हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, तो v क्या आ जाएगा, यहां से v बराबर आ जाएगा nh/2π मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई r आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो वेलोसिटी यहां से वैल्यू देते हैं, n कितना भाई, कौन से ऑर्बिट में है, कह रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो n तो 1 हो जाएगा। प्लांक कांस्टेंट कितना आ जाएगा, 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 27 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू मास कितना है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28। ठीक, तो 2πm। अच्छा, r रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, r कितना हो जाएगा, हम जानते हैं कितना होता है, 0.53। यहां पर हम लोग जो है एंगस्ट्रॉम में न रख के मीटर सेंटीमीटर में रखेंगे, 10 की पावर माइनस 8। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो v के लगभग जो है ये लगभग 2.18 इंटू 10 की पावर कितना है, 2.18 इंटू 10 की पावर 8 आ जाएगा, 2.18 इंटू पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक, इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो लगभग ये वैल्यू आ जाएगी v की, 2.18 इंटू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट और इलेक्ट्रॉन का। तो जो ये v निकाला है, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लाइट तो हम जानते हैं क्या होता है, c होता है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट होती कितनी है, ये भी हम जानते हैं, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो लाइट और इलेक्ट्रॉन की निकालना, तो c अपॉन v की निकालनी है। तो c क्या होता है, 3 इंटू 10 की पावर 8, है ना, और ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन v कितना निकला है, 2.18 इंटू 10 की पावर 8। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग इसका जो है आंसर जो आएगा, c अपॉन v का रेशियो 137 आ जाएगा। बात समझ में आई। तो क्या करना था कि भाई रेशियो निकालना था हमें लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इलेक्ट्रॉन का, किसमें, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में। तो हमने बताया कि भाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भाई एंगुलर मोमेंटम nh/2π के बराबर होता है। यहां से v फाइंड हो जाएगा, देन v की वैल्यू जो हम लोग रखेंगे hmr, इसको कैलकुलेट करेंगे, देन v कितना आ जाएगा, 2.18 इंटू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देन हमें क्या निकालना था, वेलोसिटी ऑफ लाइट इलेक्ट्रॉन में रेशियो निकालना था। c क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, v क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, लगभग 137 क्या आ जाएगा इसका आंसर। मतलब c अपॉन v का रेशियो जो आ जाएगा 137/1 है ना, रेशियो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप जो है साइन न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गए होंगे, जितने भी आज के कंसेप्ट जो है हम लोगों ने पढ़े हैं। तो आप लोग जो है नेक्स्ट कंसेप्ट में जो है
डुअल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है या रेडिएशंस के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे।